आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलामी और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। स्पेशल एट 4 में बात आज चुनावी मौसम के बीच दिख रही कंफ्यूजन की। जी हां, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। आज अपने इस खास प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। क्यों हो रही आखिर ये कंफ्यूजन? इंतखाबी तशहीर के दौरान क्यों फिसल जाती है लीडरान की जबान, और ये फिसलती जबान किस तरह के हालात पैदा कर देती है, इसी पर आज हम बात करेंगे। साथ ही बात होगी मध्य प्रदेश इंतखाबात की भी, जिसकी जमीन खुद शिवराज के अपने ही खोखली कर रहे हैं। कभी मध्य प्रदेश के रियासती वजीर का ओहदा हासिल कर चुके कंप्यूटर बाबा अब शिवराज के खिलाफ महाज खोले हुए हैं। संत समागम में संतों की एक बड़ी जमात जमा हो गई है, तो एक तरफ राहुल और एक तरफ संतों की नाराजगी। कैसे पार पाएंगे शिवराज इस बड़ी मुश्किल से, और तमाम दूसरे जो इस वक्त मध्य प्रदेश में इंतखाबी मुहिम के दौरान सूरत हाल नजर आ रही है, उन मुद्दों को हम टटोलेंगे। अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराएं, उससे पहले एक खुसूसी रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद इसी पर बातचीत की शुरुआत। कि भ्रष्टाचार के लिए अगर स्पर्धा कर ली जाए तो येदियुरप्पा सरकार को भ्रष्टाचार में नंबर 1 सरकार का अवार्ड देना पड़ेगा। अरे सिद्धरामैया सरकार को नंबर 1 का अवार्ड देना पड़ेगा। अरे सिद्धरामैया सरकार को नंबर 1 का अवार्ड देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ जाता हूँ, मध्य प्रदेश जाता हूँ, तेलंगाना जाता हूँ, राजस्थान जाता हूँ, और बीजेपी का इतना भ्रष्टाचार है, दाएं बाएं इतने स्कैम्स हैं कि मैं कल कंफ्यूज हो गया। इंतखाबात का मौसम है बयानबाजियों का, इल्जाम तराशी का। लेकिन इन बयानबाजियों में कई तरह की कंफ्यूजन भी हो जाती हैं, जिसकी ताजा मिसाल आज कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने पेश की। मध्य प्रदेश के मिशन पर निकले राहुल गांधी मुसलसल बीजेपी पर हमले कर रहे हैं। इसी दौरान पनामा पेपर्स लीक मामले में रियासत के सीएम शिवराज के बेटे का नाम ले बैठे। बस यहीं से उनकी मुश्किलें बढ़ गईं। क्या कहा था राहुल ने, पहले वो सुनिए। मामा जी के जो बेटे हैं, पनामा पेपर्स में उनका नाम निकलता है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम निकलता है। पाकिस्तान जैसे देश में उसको जेल में डाल देते हैं, मगर यहां चीफ मिनिस्टर का बेटा, उसका नाम पनामा पेपर में निकलता है, तो कोई कार्रवाई नहीं होती। अब राहुल ने शिवराज के बेटे का नाम लिया तो सामने पर मिला हद के इज्जत का केस। सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय चौहान ने कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ हद के इज्जत के केस दायर कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी और कार्तिकेय चौहान के बयान दर्ज होंगे। केस फाइल हो चुका है। 3 तारीख को उनके स्टेटमेंट होना है। कार्तिकेय आएंगे 3 तारीख को बयान देने के लिए अदालत में। अब बारी राहुल की थी। राहुल ने इस मामले पर अपनी गलती को तस्लीम भी कर लिया, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने बीजेपी को ही घेरा। राहुल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह को लेकर उनको कंफ्यूजन हो गया था, लेकिन राहुल ने सीएम शिवराज सिंह पर व्यापम घपले में शामिल होने का इल्जाम लगाया। कल मैंने शिवराज सिंह के बारे में बोला जी, और फ्रैंकली छत्तीसगढ़ जाता हूँ, मध्य प्रदेश जाता हूँ, तेलंगाना जाता हूँ, राजस्थान जाता हूँ, और बीजेपी का इतना भ्रष्टाचार है, दाएं बाएं इतने स्कैम्स हैं कि मैं कल कंफ्यूज हो गया। कल मैं कंफ्यूज हो गया। कल मैंने सोचा कि पनामा पेपर्स वाला इतना कंफ्यूजन है, इतने स्कैम्स हैं कि मैंने सोचा भाई पनामा वाला मध्य प्रदेश के सीएम ने किया। नहीं, पनामा वाला मध्य प्रदेश के सीएम ने नहीं किया, मगर व्यापम वाला और वो ई टेंडरिंग वाला जरूर मध्य प्रदेश के सीएम। इंतखाबात, इल्जामात और कंफ्यूजन हिंदुस्तान की तारीख में इन तीनों का चोली दामन का साथ रहा है। सिर्फ राहुल ही नहीं, बीजेपी सदर भी इस कंफ्यूजन से गुजर चुके हैं। मामला ज्यादा पुराना नहीं है। 27 मार्च 2018 को कर्नाटक इंतखाबात की तशहीर के दौरान अमित शाह तशहीर में अपने ही सीएम उम्मीदवार येदियुरप्पा को बदउनवानी में नंबर 1 बता बैठे थे। तब बराबर में बैठे साबिक रियासती बीजेपी सदर प्रहलाद जोशी ने कहा कि सिद्धरामैया बोलना है। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज ने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए अगर स्पर्धा कर ली जाए तो येदियुरप्पा सरकार को भ्रष्टाचार में नंबर 1 सरकार का अवार्ड देना पड़ेगा। अरे सिद्धरामैया सरकार को नंबर 1 का अवार्ड देना पड़ेगा। अब इसे इंतखाबी भागदौड़ कहिए या फिर जोश, जिसकी वजह से जबान लड़खड़ा जाती है। कंफ्यूजन भले ही कितना हो, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार की परेशानियां कम नहीं है।
एक तरफ तो राहुल और एक तरफ संत समाज भी उनके खिलाफ खड़ा हो गया है। ग्वालियर के वेंकटेश्वर मंदिर के पास निर्मल वाटिका में लगे अलग अलग पंडालों में अलग अलग ठिकानों से आए संत समाज की जमातें अपनी अपनी बिसात बिछाए बैठी हैं। ये संत यहाँ हो रहे संत समागम में शामिल होने आए हैं। इस समागम में रियासती सरकार से नाराज चल रहे कंप्यूटर बाबा समेत दीगर संत अपने मन की बात कहेंगे। कंप्यूटर बाबा लोगों से मिलकर शिवराज सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे। तो शिवराज मामा की परेशानी को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि दूसरे तो क्या खुद अपने ही उनके खिलाफ उतर आए हैं। राहुल गांधी ने भले ही कंफ्यूजन में कही हो, लेकिन निशाना तो शिवराज ही थे। तो क्या गुज़िश्ता 15 वर्षों में मध्य प्रदेश की गद्दी पर काबिज शिवराज सरकार के लिए ये रास्ता आसान नजर आ रहा है? जी सलाम के लिए गुफरान सिद्दीकी की रिपोर्ट। असल में अगर मध्य प्रदेश की सियासी सूरत हाल देखें तो सीएम शिवराज के सामने कई तरह के चैलेंजेस इस वक्त नजर आ रहे हैं। एक तो एंटी इनकम्बेंसी इतने सालों की हावी है, इसको कैसे पार पाना है उसमें तो वो लगे ही हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस और बीजेपी की 1-on-1 फाइट है। अभी तक कांग्रेस बहुत ज्यादा कमजोर नजर आया करती थी, लेकिन इस बार के इलेक्शन में कांग्रेस जो अलग अलग धड़ों में बटी हुई थी वो मुत्तहिद दिखाई दे रही है, और इसीलिए बीजेपी की बेचैनी यहां पर बढ़नी लाजमी है। और इन सब के बीच संत समाज की जो नाराजगी दिखाई दे रही है वो भी शिवराज की परेशानी खड़ी करने वाली है। तमाम पहलू हैं और इन तमाम पहलुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे, और ये जो कंफ्यूजन नजर आ रही है उस कंफ्यूजन पर भी बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज का खास पैनल मौजूद है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के लीडर और नेफेड के डायरेक्टर अशोक ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। तो हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से मौजूद हैं कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन सुरेंद्र राजपूत जी। तो वहीं हमारे साथ समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन डॉक्टर रोली मिश्रा जी भी जुड़ चुकी हैं। और यहां नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर GVR शास्त्री साहब, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल। कुछ ही देर में हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु आचार्य दीपा शर्मा जी भी जुड़ेंगी, उनसे भी हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन हम इस बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हम अपने मेहमानों से पुरखुलूस गुजारिश करना चाहते हैं कि वो पूछे गए सवालों का सीधा और सटीक जवाब दें, ना कि मुद्दे पर इधर उधर की बात करें। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हमारे मेहमान पूछे गए सवालों पर गोलमोल जवाब देकर के आगे बढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन हमारी अपने नाजरीन के तय भी जिम्मेदारी है कि हम इस अहम मुद्दे पर एक मुस्बत और बाअसर बहस करें, ना कि हमारे मेहमान अपने अपने हिसाब से यहां पर अपनी बातें रखें और एक तरह से एजेंडा सेट करने की कोशिश करें। अगर हमने ऐसा पाया तो हम अपने मेहमानों को भी टोकेंगे ताकि बात मुद्दे पर हो और एक मुस्बत नतीजा निकले। तो चलिए अपने आज की बहस की शुरुआत करते हैं। और सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपसे ही बातचीत की शुरुआत करना चाह रहा हूं। राहुल जी की जबान फिसल गई या फिर वो कंफ्यूज हो गए? उन्होंने माना कि कंफ्यूज हो गए वो, लेकिन अब उनके ऊपर डिफेमेशन का केस भी दायर किया जा चुका है। क्या लगता है कि ये एक गलती जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान आने वाले वक्त में इसको अच्छे से भुना करके आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत दिखाई दे रही है? सऊद भाई, ये तो भाजपा और शिवराज सिंह चौहान के ऊपर है, वो जो चाहे करें, हम हर चीज के लिए तैयार। लेकिन हम एक चीज जरूर बता दें कि राहुल जी ने जिस तरीके से अपनी गलती को सुधारा और वो आपके सामने रखी और पूरे मीडिया के सामने आकर के उन्होंने कहा, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि बात खत्म हुई, मानी जानी चाहिए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी उसके बाद भी उस चीज को आगे या शिवराज सिंह चौहान ले जाना चाहते हैं तो उसका स्वागत है, हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। एक बात मैं आपको बड़ी स्पष्ट बताऊं, भारतीय जनता पार्टी इतने दागियों की पार्टी है, इतने बेईमान और इतने भ्रष्ट लोगों की पार्टी है कि पता ही नहीं चलता किसने क्या भ्रष्टाचार किया। किसी ने व्यापम किया, किसी ने पनामा किया, किसी ने बिस्कुट बेच डाले, किसी ने खाने बेच डाली, तो नाम इधर उधर हो जाते हैं। तो सच्चाई यह है कि नाम इधर उधर हो गए थे। रमन सिंह के बेटे की जगह शिवराज सिंह जी के बेटे का नाम आ गया था। तो फैक्ट ये है कि आज की डेट में राहुल जी ने अपनी गलती भी सुधार ली, अपनी जो जबान से स्लिप ऑफ टंग थी वो भी सुधार ली। और इसके बाद मैं भी एक चीज और आपसे कहना चाहता हूं कि हमने तो अपनी गलती सुधारी, राष्ट्र के सामने बात रखी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पद प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए हैं, दावोस में वो दावा कर गए 625 करोड़ वोट उन्हें मिले। भारत की आबादी जो है कुल 125 करोड़, 625 करोड़ उन्हें वोट मिले। क्या उन्होंने इस चीज को सुधारा?
नालंदा जो है तक्षशिला जो है वो पटना में है, जबकि है पाकिस्तान के उस जगह पर। क्या उन्होंने वो भूल सुधारी? उन्होंने जो है नारियल का जूस पिलाने लग गए लोगों को, क्या उन्होंने वो भूल सुधारी? उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को विवेकानंद जी से शिक्षा दिला दी, क्या उन्होंने वो भूल सुधारी? क्या उन्होंने ये भूल सुधारी कि कबीर दास जी, बाबा गोरखनाथ और बाबा गुरु नानक देव जी एक साथ बैठ करके, जबकि तीनों में 200-250 साल का अंतर है, क्या उन्होंने ये भूल सुधारी? लेकिन हम तो बहुत स्पष्ट बात जानते हैं, राहुल जी ने कुछ कहा, मिसकम्युनिकेट हुआ, उन्होंने क्लियर किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने क्या ऐसा किया? यह बात एक प्रमुख प्रश्न है। अहम बात की गलती हुई, लेकिन गलती मानी भी गई, सुधारी भी गई। लेकिन आप गलती करते हैं तो सुधारते नहीं, मानते भी नहीं। अशोक ठाकुर जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि देखिए यही बात कह रहे हैं सुरेंद्र जी कि गलती हुई, ये बात एक्सेप्ट भी कर ली गई और यह भी बताया गया कि कितना आपके अंदर कंफ्यूजन है आपकी रियासतों में, इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि मध्य प्रदेश के सीएम के बेटे इस मामले में मुलव्विस है कि छत्तीसगढ़ के। अगर मध्य प्रदेश के नहीं है तो छत्तीसगढ़ के हैं। ये गलती करते हैं, मानते हैं, सुधारते हैं। आप गलती करते हैं, ना मानते ना सुधारते, ये कह रहे हैं। नहीं साउद साहब, सबसे पहले तो आपके सामने है कि आज तक ना तो रमन सिंह के बेटे ना ही शिवराज सिंह चौहान के ऊपर कोई आज तक एलिगेशन इस प्रकार का है या कोई तथ्यपूर्ण बात है जो सामने आई, ना किसी केस में उनका नाम है। आपके सामने व्यापम की ये बात कर रहे हैं, व्यापम के ऊपर जांच चल रही है। आज तक शिवराज सिंह चौहान का कहीं पर दूर दूर तक उसमें, लेकिन जो रमन सिंह के बेटे की बात, अभिषेक सिंह के बेटे की बात आप कर रहे हैं, तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी कि कुछ नाम ऐसा आया जिससे रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह के ऊपर इल्जामात लगे और वहां पर सियासत भी बहुत ज्यादा, क्योंकि पैनामा पेपर लीक मामले में अभिषेक सिंह एक नाम सामने आया था। वहां पर बाकायदा एड्रेस जो दिया गया वो बाकायदा रमन सिंह के एड्रेस की पूरी कॉपी है, सेम एड्रेस जो रमन सिंह का एड्रेस है। इसी वजह से इसको लेकर के मामला उठा था। मैं इस बात को ना नहीं कर रहा हूं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं आपको, नाम लेना, आरोप लगाना, ये तो बड़ा आसान है, किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ओके। अब झूठ बोलने के लिए तो कोई सीमा है ही नहीं, मैं समझता हूं। लेकिन यहां पर सवाल ये है, ये राहुल गांधी की ना तो जबान फिसली है, ये लगातार पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो सामान्य हरकतें नहीं है। उसको हम सामान्य मनोस्थिति की बात नहीं कर सकते। चाहे पार्लियामेंट के अंदर जाकर कोशिश करना हो, प्रधानमंत्री खड़े हो कहना, चाहे उनके साथ गले लिपट जाना, चाहे आंख मारना, चाहे बोलते हुए फिसल जाना, वो अलग अलग, और ना बोल पाना, ये तो एक सामान्य घटना है ना। बोल पाने में की क्षमता है, विषयों को रखने की क्षमता है, उनमें भी बहुत सारी फिसलन होती है। तो वो मैं समझता हूँ वो उनके कैरेक्टर का हिस्सा है और वो उनकी उस पर मैं ज्यादा लंबा बहस नहीं। तो आप जब इतना अच्छी तरह से राहुल गांधी को जान रहे हैं, उनके कैरेक्टर को जान रहे हैं, तो फिर जाने देते। आप इतना बड़ा केस आप सीधे लेके चले गए, आपने कोर्ट में केस भी दायर कर दिया, आप छोड़ देते, माफ कर देते। आप जान रहे हैं कि ठीक है उनके साथ ऐसी चीजें होती ही हैं। एक्चुअली मुझे लगता है कांग्रेस गले लगाना आपको पसंद आ गया, डिफेमेशन नहीं किया। सुन लीजिए, शिवराज जी के बेटे का नाम ले लिया आपने, डिफेमेशन का केस कर दिया, छोड़ देते फिर। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, मैं इसमें केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनके मामले में हम कुछ चीजें ऐसी हैं, जब एलिगेशन लगाएंगे तो उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। मुझे लगता है हर बात नहीं छोड़ी जा सकती। हाँ, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उनको केजरीवाल की पद चिन्हों पे चलने की सलाह दी होगी कि वो झूठ बोल बोल कर मुख्यमंत्री बन गए। अब वो उस टाइम कागज लहराते थे, शीला दीक्षित के खिलाफ इतने करोड़ का है, फिर कुछ करते थे, लेकिन आज उनके पास कुछ नहीं है। अभी वो कितने दिनों से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक भी केस आगे नहीं बढ़ा पाए, तो अब उनके झूठ पकड़े जा रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं। इनको भी समझाया होगा कि झूठ बोलो, नहीं करने दे रही बात, लेकिन को हटा लेते हैं आगे। लेकिन वो कहते हैं कि वो घड़े का वो बिल बार बार नहीं चढ़ता है। ठीक है, हाँ, तो ये बार बार होने वाला नहीं है। ठीक है, हर बात नहीं छोड़ी जा सकती। लेकिन केजरीवाल जरूर सफल हो गए होंगे कि राहुल गांधी जो है वो इस सफलता के आसपास भी नहीं है। और हमें केवल इतना ही कहना है कि वो बोले जरूर। अब मैं देख रहा हूं कि वो पिछले दिनों से कांच की आंटी बार-बार एक ही झूठ, काट की आंटी बार बार नहीं चढ़ती, और ये चढ़ने वाली भी नहीं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर रोली देखिए, यहां पर कभी अमित शाह की जबान फिसल जाती है या फिर कभी राहुल गांधी की जबान फिसल जाती है। जबान फिसलने का दौर जो है सियासत में देखा है, उसका फायदा नुकसान भी अक्सर दिखा है। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर आप क्या नजर आता है? राहुल गांधी की जो ये जबान फिसली है, भले उन्होंने कंफ्यूजन में एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन क्या ये उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है? हालांकि आप भी साथ दे नहीं रहे हैं, आप कांग्रेस के साथ जाने की जगह
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ ज्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं? देखिए, हमारे गठबंधन को लेकर के आप लोग बिल्कुल चिंतित ना हो, ना ही भारतीय जनता पार्टी चिंतित हो। अरे मैंने तो कहा भी नहीं कि फिक्र कर रहा हूं मैं, आपने पहले ही उस पर सफाई देनी शुरू कर दी। मेरी कोई फिक्र नहीं आई, बस मैं बोल रहा हूँ कि आप कांग्रेस के साथ ना जाकर गोंडवाना के पास गए तो आपको शायद ये अच्छा लगेगा कि अगर राहुल गांधी के इस बयान पर उनको नुकसान पहुंचे तो शायद आपको फायदा होगा, क्योंकि गोंडवाना और समाजवादी पार्टी को थोड़ा फायदा होगा। फिर साउथ जी, हमारा उद्देश्य, हम सभी का उद्देश्य, भारतीय जनता पार्टी जो एक सांप्रदायिक पार्टी है जिसने पूरे देश में एक वैमनस्य का माहौल पैदा कर दिया है, उसको हर क्षेत्र में हराना है। पहली बात है वो हम लोग साथ मिलकर के हराएं। जहां पर कांग्रेस मजबूत है वो अपनी मजबूती के साथ वहां पर हरा रही है। दूसरी चीज साउथ जी, एक बात बहुत क्लियर है कि राहुल जी ने कहा कि अपनी गलती मानते हो कि हम कंफ्यूज हैं। हम तो उनसे बड़े कंफ्यूजन में हैं। हम इस कंफ्यूजन में हैं कि जब गन्ना किसान हमारा बेचारा सड़क पर आकर के अपना कर्ज मांग रहा है, उसके बाद भी चीनी जो है वो आप बाहर से मंगा रहे हैं, पाकिस्तान से और देशों से मंगा रहे हैं, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। 56 इंच की छाती, आज सीमा पर जो है सैनिक शहीद हो रहा है और सबसे ज्यादा शहीद हमारे इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। हमारा ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि वो छाती 56 इंच की थी कि 36 इंच की थी। हमारे लिए तो बहुत बड़े बड़े कंफ्यूजन ये भी है कि चीन में बनी हुई जो मूर्ति है वो वास्तव में पटेल की मूर्ति है कि चीनी किसी नागरिक की मूर्ति है, ये वहां के किसी लीडर की मूर्ति है। और जब इतनी बड़ी मूर्ति का निर्माण जब देश के सारे लोगों ने धन और लोहा देकर के किया तो उसको चीन में बनवाने की क्या जरूरत थी? वो मूर्ति तो आप इस देश में भी बनवा सकते थे और इस देश के उसके बाद उस पर टिकट भी लगा दिया। हमारे कंफ्यूजन की लिस्ट साउथ भाई बहुत लंबी है। हमारे कंफ्यूजन की लिस्ट ये भी है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार किसानों पर गोली क्यों चलाती है जबकि वो किसान हितैषी सरकार बनकर के आती है। हमारे पास कंफ्यूजन की एक बहुत लंबी श्रृंखला है और आप अगर कहें तो और भी हम आपको कंफ्यूजन, लेकिन सिर्फ बीजेपी का ही कंफ्यूजन दिख रहा है या कांग्रेस का भी कंफ्यूजन है? कुछ नजर आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज है। एक कंफ्यूजन मैं आ रहा हूं, मैं अशोक जी रोकूंगा। तो आपको इस बात का भी है कि टूटी चोरी करके ले जानी है कि नलका ले जाना है? को लेकर के हम विशुद्ध रूप से नहीं, मकान छोड़ते वक्त क्या चोरी करके ले जा रहे हैं इसका भी कंफ्यूजन रहता है आपको। ठीक है सर, ठीक है, मैं उतारना कुछ और था, टूटी उतार लेंगे। ठीक है रोली जी, अशोक जी और हो 30,000 बहुत कंफ्यूजन है, हमें पता है। देखिए डिटेल हो जाएगी बात डिटेल हो जाएगी। मुलायम सिंह जी को ज्यादा कंफ्यूजन है आज। मैंने रोली जी से जवाब मांगा। मुलायम सिंह को ये नहीं पता लग रहा कि बेटे के यहाँ जाना है कि भाई के यहाँ जाना है। अशोक जी ठीक है सर, कंफ्यूजन बहुत है, दिख रहा है और आपका कंफ्यूजन उन्हें दिख रहा है, लेकिन मैंने सवाल रोली जी से पूछा है। कंफ्यूजन बहुत है। अशोक जी और सुरेंद्र जी में आ रहा हूं। मुलायम सिंह जा रहे थे अखिलेश के घर, पहुंच गए जो है सिपाल के घर। अशोक ठाकुर जी सर ऐसे नहीं हो पाएगा ना सर, मैं आ रहा हूं आपके पास, रोली जी से जवाब दे रहा हूं। मैं ये इतना पूछ रहा हूं कि क्या आपको कांग्रेस का भी कुछ कंफ्यूजन दिख रहा है? क्या आपको ये भी कंफ्यूजन है कि आपको कांग्रेस के साथ जाना चाहिए था या गोंडवाना के साथ ही जाना चाहिए था? क्या आपको यह भी कंफ्यूजन है कि अगर आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ जाएंगे और वहां पर चुनाव में जाएंगे और बसपा भी अलग से जाएगी तो आप कांग्रेस का ही वोट काटेंगे? क्या इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है? साउथ जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट रूप से बोल दिया था कि हम कांग्रेस के, क्योंकि एक बड़ी पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी है और इतने वर्षों से उसने देश में शासन किया है, हम उनके आमंत्रण का इंतजार कर रहे थे क्योंकि चुनाव की तिथि निश्चित हो गई थी, आचार संहिता लागू हो गई थी। अगर उन्होंने अपनी तरफ से कोई हमारी तरफ कदम नहीं बढ़ाया तो हमने अपने प्रत्याशी वहां घोषित कर दिए। अपनी नाराजगी और चुनाव होगा, ठीक है, उसकी परिपाटी, ठीक है, अपनी नाराजगी अपनी जगह पर है और आप वेट कर रहे थे और कांग्रेस नहीं आई और इस वजह से आप दूसरे के पास चले गए। आप ऐसा ही लोकसभा में भी करेंगे कि नहीं करेंगे ये देखने वाली बात होगी। मुझे तो लग रहा है कि अगर सुरेंद्र जी आपकी पार्टी नहीं आती है तो ये लोग किसी और के पास भी चले जाएंगे। अगर गोंडवाना के पास नहीं जाएंगे तो बीजेपी के पास भी जा सकते हैं। पता नहीं, इसको लेकर के मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है। बहरहाल मैं आऊंगा आपके पास, राष्ट्र के चुनाव में जनता के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारे प्रतिपक्षी दल एक होंगे। बस ऐसे ही एक रहे और जैसे मध्य प्रदेश में ऐसे ही एक रहो, यही एकता चाहिए। जीवीआर शास्त्री जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर जीवीआर, ये बताएं कि मध्य प्रदेश में जो दिख रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये कंफ्यूजन का जो एक मामला चला, क्या वो जो कंफ्यूजन है वो वाकई इतनी ज्यादा बड़ी हो सकती है कि बीजेपी उसको भुना ले?
इस पर भुना ले कि उसके पास सामने उसके एंटी इनकम्बेंसी है, इस पर भुना ले कि उसके सामने संत समाज की नाराजगी है, इस पर भुना ले कि व्यापम और तमाम दूसरे तरह के और खनन के और नर्मदा से जुड़े हुए तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो उसके खिलाफ जा रहे हैं। इस पर भी क्या ये इस मामले को भुना सकती है या फिर यह मामला कार्तिकेय सिंह को कहीं ना कहीं एक लीडर बना देगा? नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। मेरे हिसाब से तो जनता के पास कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये पार्टियों के बीच में कंफ्यूजन होना जरूरी था, वास्तविकता थी, क्योंकि ऐसी थी इन्होंने जो झूठे वादा किया होगा। 15 साल से विकास की रास्ते पे चला दिया हुआ पार्टी है और मुख्यमंत्री ये मांगता है तो फिर अपनी घर से निकलने की जरूरत नहीं, वो असेंबली ऑटोमेटिकली जीत जाएगा। सच में विकास किया हो तो उसको इस तरीके से मुद्दों के साथ चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरीके से कोई भी गलती से भी कुछ बात कह दी भी आओ, उसके ऊपर इतना टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है और ना इसके ऊपर इतना कोर्ट जा करके अपनी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी जनता जानती है। तो क्यों किया जा रहा है सर? फिर अगर इतनी जरूरत नहीं थी तो क्यों किया जा रहा है? भुनाने की तो कोशिश हो रही है, गलती को बड़ा बनाने की कोशिश तो हो रही है। वो तो साफ दिखता है, वो बोखला गए। एंटी इनकम्बेंसी जैसा आपने कहा था, 15 साल कैसे चला है क्या पता। उनकी अपनी उम्मीदवार जैसा जो आदमी कंप्यूटर बाबा की आप बात कर रहे जिक्र कर रहे थे, वो कंप्यूटर बाबा है जिनके साथ ये मंत्री महोदय बन के चल रहे थे। तो आज उन्होंने उल्टा घुमा करके बोलते हैं नहीं मैं इनके साथ चला नहीं, ना मैंने कुछ किया नहीं। ये साफ हुआ है, सफाई हुआ है, क्योंकि ये सिपराना पानी का साफ कर रहे थे या सफाई कर रहे थे। ये क्या साफ करा क्या सफाई कर दिया इनको पता है। क्या पैसा को साफ कर दिया था या पानी को सफाई कर दिया था? ये तो उत्तरदायी है, क्योंकि जनता को सब कुछ पता है, जनता के बारे में कंफ्यूजन नहीं है। सफाई और चलिए, नेता और पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कंफ्यूज हो, लेकिन कम से कम आवाम कंफ्यूज नहीं है, ये आप मान रहे हैं डॉक्टर जी प्यार, और उम्मीद यही करते हैं कि आवाम कंफ्यूजन ना रखे वोटिंग वाले दिन भी। कर भी नहीं सकते हैं, कंफ्यूजन कर भी नहीं सकते हैं। जिस तरीके से मीडिया जो है, सोशल मीडिया है, इनको पूरा जनता अच्छी तरह जानती है, हर चीज जानना भी चाहिए, और इस तरीके से बातें के ऊपर बुनियाद के ऊपर, ये मूल बिंदु ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा है। कोई बात ये नहीं कह रहे मूल बिंदु। आप फार्मर की बात करिए, पानी की बात करिए, उनकी विद्या की शिक्षा की बात करिए और उनकी रोजगार की बात करिए। ऐसा कोई विचारधारा है ही नहीं। मेकअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, जितने भी अप इंडिया, ये कहीं दिखता भी नहीं है मेरे को तो वो तो जनता को भी नहीं दिख रहा होगा। साफ शब्दों में यही तो दिखने वाली बात है। ठीक है, तो इसके ऊपर ज्यादा कुछ कहने से कोई मेरे को नहीं। तो आवाम बेहतर जानती है, पब्लिक है, ये सब जानती है। हमारे साथ इस वक्त हिंदू धर्म गुरु आचार्य दीपा शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। आचार्य दीपा जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। बात मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, जहां पर पिछले 15 सालों से भी ज्यादा वक्त से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और सीएम शिवराज सिंह चौहान तीसरा टर्म पूरा करने जा रहे हैं अपना। लेकिन इस बार चौथा टर्म अगर उन्हें हासिल होगा तो वो रास्ता उनके लिए बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, और यह भी साफ नहीं है कि क्या उन्हें चौथा टर्म हासिल होगा या नहीं। अभी तक मध्य प्रदेश में यह बात कही जाती रही है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी जितनी ज्यादा मजबूत नहीं है उतनी ज्यादा कांग्रेस कमजोर है, लेकिन इस बार कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है। अलग अलग धड़ों में जो बटी हुई थी कांग्रेस, वो एक साथ मुत्तहिद होकर के बीजेपी को चैलेंज कर रही है। क्या बीजेपी के लिए यह मुश्किल भरा वक्त है या फिर नैया पार हो जाएगी सीएम शिवराज की? इन सब के बीच संत समाज जो सरकार से, सीएम शिवराज से नाराज है, उसको लेकर के भी हम बात करें। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। आचार्य दीपा शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। संत समाज की नाराजगी और बाकायदा संत समागम हो रहा है, ये वही कंप्यूटर बाबा हैं जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिया था, लेकिन वो दर्जा भी उन्होंने एक तरह से ठुकरा दिया। उसके बाद अब उल्टे सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि वही सीएम शिवराज सिंह चौहान है जो संत समाज को लेकर के चलने की हमेशा कोशिश करते हैं। हम उज्जैन में जब अर्धुकना खिलाते हैं, लेकिन आखिर संत समाज नर्मदा को लेकर के या फिर गो मंत्रालय की बात को लेकर के इतना नाराज क्यों है, सड़कों पर क्यों है, और कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है? देखिए, जहां तक आपने सबसे लास्ट क्वेश्चन किया कि कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, तो जैसा आपने पहले ही कहा कि इस बार उनको कीमत चुकानी थोड़ी सी पड़ सकती है, क्योंकि जो रुख है वो ज्यादातर कांग्रेस की तरफ इसलिए रहेगा क्योंकि सरकार से नाराजगी संत समाज की दिख रही है। संत समाज क्यों नाराज है? क्योंकि जैसा कि आपने अभी कहा, नर्मदा एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और पीछे काफी लोगों ने अनशन की वजह से अपने प्राण दिए नर्मदा को लेकर, नर्मदा की सफाई को लेकर, नर्मदा की गरिमा को लेकर। तो उस चीजों को लेकर संत समाज के मन में जो क्रोध है, जो आवेश आया हुआ है, उससे कहीं ना कहीं सरकार से नाराजगी बनी हुई है। और मुझे लगता है कि संत समाज की ये नाराजगी
बहुत हद तक तो सही नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हद तक जरूर सही है, क्योंकि बहुत सारे मैटर्स हैं जहां पर सरकार काफी सालों से काम करी। जैसे बीजेपी आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में आपने ही कहा कि बहुत मजबूत है, लेकिन इस बार उसके जो कदम है वो डगमगाएंगे जरूर, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे सेंसिटिव मैटर हैं जिस पर की काम नहीं किया है। नर्मदा को लेकर पीछे कितने सारे लोग जो है अनशन पे बैठे बैठे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, तो उस मैटर पर सरकार नर्मदा में खनन को लेकर के भी, कानकनी को लेकर के भी बड़ा मुद्दा है, वो रुक नहीं रही है जी। लेकिन फिर भी जो संत समाज है वो तो एक्सपेक्टेशन जिसकी रहेगी, जो उसकी इच्छाएं हैं, जो अपेक्षा है वो मैं वही कह रहा हूं कि जो खनन है, अवैध खनन का मामला बहुत बड़ा है और वो रुक नहीं पा रही है, इसको लेकर के भी नाराजगी बहुत बड़ी है। बिल्कुल नाराजगी है, और वो नाराजगी मैंने आपको कहा कि कहीं हद तक बहुत सही नहीं तो गलत भी नहीं है, वो जायज है नाराजगी सरकार से, और इसी का जो है सरकार को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। संत समाज इस पे नाराज है और सही नाराज है, सही नाराज है। अशोक ठाकुर जी, संत समाज की नाराजगी से आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि जो तस्वीरें उभर करके सामने आ रही है ना, वो किसी भी लिहाज से अच्छी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई वक्त नहीं रहा हो 15 सालों में जब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने इर्द गिर्द संतों को ना रखा हो, संत समाज के सानिध्य में ना रहे हो, यहां तक कि वो तमाम रीति रिवाज कर्मकांडों में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, विद फैमिली हिस्सा लेते हैं, लेकिन आज संत समाज उनके अगेंस्ट खड़ा हुआ है। क्या वजह ऐसी रही? शाउद जी, मुझे लगता है कि ये संतों की जो नाराजगी है, ये वो नाराजगी है अपनों की नाराजगी जिसको कहते हैं, अपने घर की नाराजगी है, और संत समाज हमारे साथ है, शिवराज सिंह जी उनको साथ में लेकर चले हैं, और ये अंदर की नाराजगी है, आपस में मिल बैठकर मुझे लगता है। लेकिन इसमें मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि पहले कंप्यूटर बाबा अकेले एक संत नाराज थे, उनके साथ फिर उनके जो हिमायती थे वो नाराज थे, लेकिन आज का वक्त यह है कि संत समागम हो रहा है, 200 से ज्यादा संत सिर्फ सरकार के खिलाफ वहां पर जुटे हुए हैं। मैं ना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अल्टीमेटली वो हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे लेकिन नाराजगी बढ़ती जा रही है, उसको रोक नहीं पा रहे हैं आप? नहीं, रोक वो समय के साथ जो है उसको कर लिया जाएगा, वो सही हो जाएगा। कब सर पे इलेक्शन है, कहीं ये चीज आपके लिए उल्टा ना पड़ जाए? हाँ नहीं, वो थोड़ा इलेक्शन से पहले जो है वो निश्चित तौर पर इस तरह की बातें आती हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, सेटिंग की जरूरत तो नहीं है, उनके जो मुद्दे हैं उनको एड्रेस करने की जरूरत है, और हम हर स्तर पर दर्जा ना दिया जाए, बल्कि कंप्यूटर बाबा को सीधे मंत्री बना दिया जाए, कुछ ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनके जो इश्यूज है। नहीं, आप एक तरफ ये कह रहे हो परिवार की सदस्य है और उनको मंत्री भी बना दिया, वो महोदय ये आज ये कहते हैं आपकी साथ नहीं है, ये पूरा देश को घुमाने का चक्कर तो नहीं है? पूरा उत्तर प्रदेश की संत आपसे नाराज है, मध्य प्रदेश की संत नाराज है, किस तरीके से नाराज है? मैं कह रहा हूँ जो भी नाराजी है, जो भी नाराजगी उनकी साथ हो, आप उनकी साथ तो है, क्या वो आपकी साथ है? बिल्कुल हमारे साथ हैं और हमारे साथ ही रहेंगे। ये आगे आने वाला समय जो है आपको खुद ब खुद बता देगा। ठीक है, इन सब के बीच अशोक जी मैं एक चीज और शिवराज सिंह जी के मामले में ये कहना चाहता हूं कि वो सोना है जो जितना तप कर निकलेगा उतना ही अच्छा कुंदन बनकर निकलेगा। शिवराज सिंह चौहान फिर चौथी बार जो है इस बार आपको फुल मार्क्स, भारी बहुमत के तरफ से भी और शिवराज जी की तरफ से भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं और मेरे अच्छे संबंध भी रहे उनके साथ, और वो मैं आपको बता रहा हूं कि बड़े बहुमत के साथ हर बार ये कहा गया कि सीट घटेंगी, हर बार उनकी सीटें बढ़ती गई। इस बार भी शिवराज सिंह चौहान भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। सुरेंद्र जी, जो अशोक ठाकुर जी का कॉन्फिडेंस है और जो दावा है कि हर बार सीटें कम होने की बात करती रही, लेकिन हर बार उनकी सीटें बढ़ती रही, और इस बार भी आप सिर्फ मुंह देखते रह जाएंगे और सीटें इनके ही खाते में आएंगी। कैसे देख रहे हैं आप इस दावे को? जमीन पर है या जमीन से ऊपर? अशोक जी को यह दावा करना ही चाहिए। हवा में है। एक बड़ा पुराना शेर था ना कि तुम आसमान की बुलंदियों से नीचे उतर कर आना, हमें कुछ जमीन के मसाइल पर बात करनी है। आज की डेट में जमीन के मसाइल अलग हैं। नर्मदा यात्रा जो श्री दिग्विजय सिंह जी ने की 4000 किलोमीटर की, सारे अखाड़े, सारे संत, सब लोगों की जानकारी में थी कि वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि खुद सीएम शिवराज सिंह ने भी नर्मदा यात्रा की है। उस सर एक मिनट, मुझे बिल्कुल सही किए, मैं अपनी पूरी बात कह लूं। बुधनी जहां शिवराज सिंह का गांव है, वहां पर भी अवैध खनन शिवराज सिंह के परिवार के लोग कर रहे थे। ये अपने आप में एक कॉग्निजेंस लेने वाला वो है। और रही बात, मैं भी शास्त्री जी से बड़ा सहमत हूं, शास्त्री जी ने बड़ी सही बात कही कि साहब आप मुख्य मुद्दों पर बात कीजिए ना। तो ये मुख्य मुद्दे हैं जिसमें अवैध खनन, नर्मदा मैया को जिस तरीके से गंदा करने का काम किया है,
उसके अलावा जो आपने मंदसौर में सीधे किसानों की छाती पे गोली मारी, 5 किसानों की छाती, जिंदा किसानों के आप 2-2 लाख कर्ज माफ नहीं कर पाए। उसके बाद किसानों को मार करके आपने 1-1 करोड़ रुपया उनको दिया, उनके परिवार वालों को दिया, किसान उसको नहीं भूला। उसके बाद 6 दलितों की आपने हत्या भारत बंद के आंदोलन के दौरान उनकी छाती पे मार करके की, जिसमें से 4 लोगों को भाजपा के वर्करों ने मारा है। ग्वालियर में मारा, वो कौन, चौहान था। आप एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर जो है आप हत्या का इल्जाम लगा रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर। पूरे मध्य प्रदेश अशोक ठाकुर साहब आप सोचे समझे बिना लगा रहे हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अगले दिन ही पलटी मार गए, वो माफी मांगने लगे। सत्ताधारी लोग आम जनता का अपमान क्यों करते? नहीं, कम से कम कहने में शर्म महसूस करनी चाहिए आपको। इस तरह की बात सुन लो ना, आप इल्जाम लगा रहे हैं। आम जनता की भी बात सुन लो। आप इल्जाम लगा रहे हैं चैनल पर बैठकर। काउंटर किया सर अशोक जी, आपने आप गलत बात कर रहे हैं। जल्दी से पूरी आ जाए। आपको कोई अधिकार नहीं है इस तरह कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठ बोलने का। आपके पास अशोक ठाकुर केस कर दो। किसको? को भी मार दिया। अरे अभी तो केस करने की बात करी तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मैदान छोड़कर भागे, माफिया मांगने लगे। आप केजरीवाल के नक्शे कदमों पर मत चलो कि झूठ बोलेंगे फिर माफी मांगेंगे। कुछ करने की नहीं, केजरीवाल से आपने बहुत सीख लिया। आपका झूठ चलने वाला नहीं है, लोग आपको माफ नहीं करेंगे। और जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए किया है वो आप 100 साल तक मिलकर खड़े होकर कर नहीं सकते हो। आपने आत्महत्या की 32। अरे आपको सब जानते हैं आपने किसानों से क्या किया। बेरोजगारों को लाल बहादुर शास्त्री जो किसानों के नेता थे, उनको कम्युनिस्टों के साथ मिलकर उनकी हत्या किसने करवाई, और अब किसानों के लिए नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। उनकी हत्या की साजिश नक्सलियों के साथ, कम्युनिस्टों के साथ मिलकर किसने रची, ये सारा देश अब सच्चाई को जानता है। इसका जवाब तुमको देना पड़ेगा। जो किसानों के लिए काम करता है उसको आप जीने नहीं देते, या तो उसको मरवाते हैं या उसकी हत्या की साजिश करते हैं। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये देश आपको जवाब देगा। और वो लोग अब जेल में हैं, वो लोग अब जेल जा चुके हैं। आपका जेल जाने का अभी समय आ गया है। अशोक आप लगाइए ऐसे परेशान मत हो। अरे किसानों के लिए कुछ करने की हिम्मत है आप में। किसानों के लिए बहस करनी है, आप मेरे साथ बैठिए, मैं बताऊंगा किसानों के लिए हमारी सरकार ने क्या किया। कर पाए आप जो 100 साल में नहीं कर सकते वो हमने 4 साल में किसानों को करके दिया है। प्यारे हो आप मैंने कहा ना, बीजेपी किसानों की हत्यारी है। अरे कांग्रेस किसानों के नेताओं की हत्या की साजिश रखती है। सुरेंद्र जी और अशोक जी में आ रहा हूँ। रुक जाओ सुरेंद्र जी और अशोक जी में आ रहा हूँ। आपने जो बात टाल तोड़ के कह रहे हो फार्मर्स के लिए, आपने अच्छा कर दिया। 6800 अंक पार कर दिया फार्मर डेथ। 5 स्टेट में पहली स्टेट आपकी है। क्या बात कर रहे हो? डेथ पे मत जाइए, जो किसानों के लिए किया गया उस पर आइए। आप मेरे से बहस कीजिए, गलत बात आप आइए। हिम्मत है तो बजट एलोकेशन से लेकर मृदा परीक्षण से लेकर खाद की नीम कोटिंग से लेकर बजट को दुगना करने से लेकर एग्रीकल्चर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केटिंग की बात करने से एक मुद्दे पर बहस करने को तैयार हूँ। आप छोड़िए, डिबेट में आप आइए मेरे सामने, आप मेरे सामने आइए। आपकी स्टैटिस्टिक्स गलत है, आप आइए। आप इस तरीके से झूठ नहीं बोल सकते। आपको क्या पता है? अरे आपको बात कुछ पता ही नहीं। देश के अंदर आज किसान जो है आपके 70 साल में 17 मिलियन टन दाल का उत्पादन होता था, हमने 24 मिलियन टन का लक्ष्य प्राप्त किया। रिक्वायरमेंट 1.5 लाख मीट्रिक टन होती थी, हमने उसको 50 लाख मीट्रिक टन किया। बजट 1500 करोड़ होता था, हमने उसको 50,000 करोड़ किया। आप क्या बात करेंगे मेरे से किसानों के मामले में? हमने 1.5 गुना दाम, उनके उत्पादन की लागत का 1.5 गुना दाम देने का काम किया। हमने इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उसकी इकाई को दाम नहीं दिया। आप क्या बात करेंगे मेरे से किसानों के? आप बोल नहीं सकते, आप खड़े नहीं हो सकते। किसानों के मामले में किसने क्या किया है ये बेहतर किसान जानते हैं। आप एक एक मुद्दे पर आइए, आइए एक एक मुद्दे पर। ठीक है शास्त्री जी, मैं आपको बजट एलोकेशन से लेकर एग्रीकल्चर क्रेडिट से लेकर खाद की नीम कोटिंग से लेकर एग्रीकल्चर मार्केटिंग बनाने से लेकर एग्रीकल्चर सक्सेस देने तक, किसानों के उनको उत्पादन का दाम देने तक एक एक विषय पर बात कर सकता हूँ। ठीक है, आप 10 घंटे मेरे से बात कीजिए। ठीक है, हम बात करेंगे। ठाकुर साहब झूठ, आप झूठ पे झूठ बोलते हैं। आप किसानों के लिए क्या करेंगे? और शास्त्री जी इस देश के एक नेता ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, क्या हुआ? के बारे में बात करने जा रहा हूं सर। आप किसानों असेंबली की रिपोर्ट है ना, ठीक है, किसानों के लिए काम ठीक है शास्त्री जी, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, गलत बात। अगर
चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लूंगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, कंट्रोल, शास्त्री जी कंट्रोल और ठाकुर जी कंट्रोल में। देखिए ठीक है सर, ठीक है, आपने काउंटर किया। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। देखिए बात इससे पहले दरअसल किसानों को लेकर के हो रही थी। किसानों का मुद्दा बेहद अहम है, लेकिन मध्य प्रदेश में किसानों के साथ साथ खनन की यानी कि कानगनी की जो बात है, इसके अलावा नर्मदा की जो बात है, व्यापम से लेकर के तमाम जो घोटालों को लेकर के जिक्र होता है, ये तमाम अहम मुद्दे हैं। साथ ही साथ गजाई किल्लत हो गई या फिर दूसरे और भी अहम मुद्दे हैं, वो बहुत ज्यादा अहम है। और इन मुद्दों को लेकर के इलेक्शन पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी जरा बात होनी चाहिए। हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आचार्य दीपा शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि देखिए अशोक ठाकुर जी ने एक बात सीधे तौर पर कह दी कि ये घर की नाराजगी है, घर के लोग हैं, आपस में नाराज है, चुनाव से पहले मान जाएंगे, सर पर चुनाव है। लेकिन क्या ऐसी बात है कि ऐसे वक्त में नाराजगी आई जब सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता था? एक बात। दूसरी बात, जो ये नाराजगी है वो खत्म होने की बजाय बढ़ती दिखाई दे रही है, क्यों आखिर? और क्यों नहीं सरकार उन्हें मना पा रही इस वक्त? देखिए, दो चीजें कहूंगी यहाँ पे। पहली चीज कि जो इन्होंने कहा कि हमारे घर की नाराजगी, तो संत किसी के घर के नहीं होते, वो तो वैसे ही न्यूट्रल होते हैं। उनका इस दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, ना उनका ये कोई पर्सनल मैटर है। वो ना बीजेपी के ना कांग्रेस के। हाँ, वो उनका कोई नहीं है, ना बीजेपी ना कांग्रेस। उनको मतलब है नर्मदा से, और उनको मतलब है जो उनके अपने इश्यूज हैं, जो धार्मिक इश्यू हैं, वो उनके लिए लड़ाई करेंगे और उन्हीं के लिए है। तो इनकी घर की जो लड़ाई है तो वो बाहर तक क्यों आई? अगर घर की थी तो उन्होंने घर में निपटा लेनी चाहिए थी। मैंने कहा कि संतों का आशीर्वाद हमको मिलता है और मिलता रहेगा। ठीक है, और बहुत अच्छी बात है कि आपको आशीर्वाद, दीपा जी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। लेकिन क्योंकि ये संतों की बात है, तो आपने कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को अपने शासन में उनको कहीं ना कहीं आहत किया है। कितने लंबे समय से नर्मदा का इशू चल रहा है, लेकिन ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के बातें बढ़ती गई। लेकिन डॉक्टर रोली, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, मैं इसी बात से आपका भी जवाब चाहता हूं कि ये तो घर की नाराजगी है, घर की नाराजगी दूर हो जाएगी और आशीर्वाद मिलेगा। आप लोग बस देखते रह जाएंगे, लेकिन वोट इन्हीं के खाते में आएंगे, ये कह रहे हैं डॉक्टर रोली। देखिए, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अशोक जी अपना दिल बहला रहे हैं। जिस तरीके से उनकी उत्तेजनाओं का मैं स्वर आरोह और अवरोह देख रही थी सुरेंद्र राजपूत जी के ऊपर, वो बिल्कुल विशुद्ध रूप से, आप कोई भी मनोवैज्ञानिक इस बात को देख लेगा कि किस प्रकार अशोक जी परेशान हैं, किस तरीके से जो राहुल जी को मानसिक विक्षिप्त बताने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ पर अशोक जी की वो स्थिति नजर आ रही थी, और इतने कमजोर होकर के वो जानते हैं कि इस 15 वर्षों में ना तो नर्मदा साफ हुई, ना ही किसानों पर कोई भी अत्याचार रुका, ना ही चले गए वहाँ उनकी चिंता कर लो, अखिलेश जी कमजोर हो रहे हैं, उससे कोई निजात पाएगी, ना ही वहाँ की सड़कें सही तरीके से काम कर रही हैं। खनन जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में, खनन माफिया आज पूरे मध्य प्रदेश में फैल गए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, ठीक है, ये तमाम मुद्दे हैं। मैं इनका जवाब जरा सा अशोक ठाकुर जी से लूंगा, और मैं शास्त्री जी आपके पास भी आऊं। उससे पहले जरा सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाना चाह रहा हूं। रोली जी, मैं आता हूं आपके पास। सुरेंद्र जी, देखिए इन सब के बीच देखिए जो गलती हुई, कंफ्यूजन हुआ, उसको कैसे भुनाएगी बीजेपी, कैसे नहीं भुनाएगी? आपने कहा कि वो उनका अधिकार है, उनका हक है, वो करेगी। लेकिन जो ये नाराजगी जो दिख रही है संतों की, उसको कैसे देखती है कांग्रेस? क्या कांग्रेस इसको भुनाएगी? एक बात। दूसरी बात यह भी कि कांग्रेस जो है अभी तक टुकड़ों में दिखाई देती थी। कमलनाथ का ग्रुप अलग, सिंधिया ग्रुप अलग, दिग्विजय ग्रुप अलग और पार्टी का ग्रुप अलग। लेकिन अब की बार जो थोड़ा आप लोगों ने सोशल इंजीनियरिंग की है, उसका असर आपको दिख भी रहा है। क्या आपको लगता है कि अब की बार बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं आप? देखिए, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। लेकिन जमीन और हवा वाली बात आप इसको ख्याल रखिएगा, आपने जवाब में भी पूज्य हैं। जी, मैंने कहा ना कि संत हमारे लिए पूज्य हैं, संत हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। हम संतों को प्रणाम करते हैं और संतों के मुद्दों को और संतों के जो धार्मिक मुद्दे हैं उनके साथ खड़े रहते हैं। वो हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। राजनीति अलग और संत समाज के आदर सम्मान इज्जत अलग। ये अशोक ठाकुर साहब और उनकी पार्टी है जो संतों का भी, भगवान श्री राम का भी, सबका व्यापार करती है। हमारे लिए संत समाज व्यवहार का विषय है, व्यापार का विषय नहीं है। हमारे लिए वो पूज्य
पूज्य थे, पूज्य हैं और पूज्य रहेंगे। ठीक है सुरेंद्र जी, इसके लिए उनकी जितनी भी चीजें हैं उनको हम सब अच्छे तरीके से एड्रेस करेंगे। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो आपने कांग्रेस के गुटबाजी को लेकर के कही, जिंदा कौमें ही आपस में लड़ती हैं, ये अपने आप में सच है। नरेंद्र मोदी के अंडर में रहे हुए सब लोग इस समय मानसिक रूप से मरे हुए लोग हैं, वो लड़ते नहीं है। लेकिन हां, चुनाव के लिए इस वक्त पूरी कांग्रेस चट्टान की तरीके से श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक थी, एक है और एक रहेगी। भारतीय जनता पार्टी को हम चने चबुआ देंगे, हम लोग बहुत बड़ी मार्जिन से जीत करके आ रहे हैं। ठीक है डॉक्टर जीवीआर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि देखिए इलेक्शन का एक मूड होता है, पहले से भी समझ में आने लगता है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वोटिंग आती है वैसे वैसे मूड सेट भी किया जाने लगता है। इस वक्त जब इलेक्शन एकदम सर पर है, अपने अपने हिसाब से एजेंडा सेटिंग, मूड सेटिंग की कोशिश की जा रही है, आप कैसे देख रहे हैं आवाम का मूड? आवाम तो बात तो पहले मैं ये बात तो अशोक साहब को क्लियर कर दूं जो सर ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा जल्दी से अपनी बात रखते हुए फिर आप आगे बढ़े, क्योंकि वो बात डिरेल ना हो जाए किसानों की। ठीक है किसानों, अशोक जी मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा बात उनकी बात कह दी, वो बात इनके साथ मैं नहीं कहा थी। सर मैं जवाब लूंगा, नहीं कहा थी। 2015, 16, 17, 18 ये इनकी स्टैटिस्टिक्स हमारे पास इनकी विधानसभा में मौजूद है और मिस्टर शिवराज सिंह चौहान की टेबल पे अवेलेबल है, वो खुद आप जान सकेंगे जहां तक उनका सवाल है। दूसरी सवाल है जब आवाम की बात आ जाती है, मैंने पहले ही कहा था इस पार्टी जो भी पार्टी है, चाहे किसी भी पार्टी, अपनी मन के अंदर झांक करके देखे और उनको ये लगे कहीं पे मूल बिंदुओं की आप साफ कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। क्योंकि ये जो आपने कार्यकाल के अंदर 15 साल में क्या सफाई किया था, साफ किया था नर्मदा को? नहीं, वो तो वही तो कह रहा हूं ना, क्या चीज साफ किया, क्या चीज सफाई कर दी। साफ कर दिया मतलब साफ तो ले लिया, तो दिख नहीं रहे ना, कुछ भी दिख नहीं रहे। सफाई तो करना था, वो सफाई तो कर लिया। ठीक है, दोनों तरफ का हो गया। अब क्या चीज है वो जनता तो तय करेगी, जनता की सामने है, वो उनकी विडंबना तो है ही नहीं। ठीक है अशोक ठाकुर जी, नर्मदा का सफाया कर दिया खनन माफियाओं ने। ठीक है, हाँ ठीक है रोली जी, मैं आपकी विचार ऐसे ही है तो आपके विचार का तो मैं रोक नहीं सकता हूं। ठीक है, लेकिन अशोक ठाकुर जी देखिए ये बात है, जैसे कि आप देख रहे हैं सुरेंद्र जी भी फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ जाते हैं जब बात कांग्रेस की और पार्टी की आती है कि जिंदा कौमें ही लड़ती हैं। इससे पहले तो हम देखते थे कि जिंदा कौमें थी, लड़ती भी थी, लेकिन बिखरी हुई रहती थी। आज ये जिंदा कौम अगर लड़ भी रही थी, आज आपके सामने जो है वो एक सेना की तरह खड़ी हुई दिखाई दे रही है। ये शिवराज जी की टेंशन कहीं ना कहीं नजर भी आ रही है इसको लेकर के कि अभी तक तो कांग्रेस की कमजोरी उन्हें फायदा भी पहुंचाती थी, आज कांग्रेस अगर मजबूत हो गई तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, और ऐसा दिख भी रहा है। वो अपनी बातें भी कहते हुए दिखाई देते हैं। क्या कहीं इसका असर दिख रहा है आपको कि कांग्रेस मजबूत हो रही है? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, कांग्रेस का पहले से ज्यादा खराब हाल है। अच्छा, अब इस समय राहुल गांधी जी इस तरह का नेतृत्व कर रहे हैं और जिस तरह से लगातार उनके बयान आ रहे हैं, जिस तरह से वो झूठ बोल रहे हैं, देश की जनता उसको महसूस कर रही है, समझ रही है। और जिस तरह से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो दुनिया के अंदर भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं, उसके प्रति जो अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है, सर मुझे जिस तरह से नहीं आता ना, अरे भाई चोरी कर रहे हैं, बात मध्य प्रदेश इलेक्शन आती है, आप उसको सेंट्रल इलेक्शन बना देते हैं, बात सीएम की होती है, आप पीएम के पर पहुंच जाते हैं। जुमला रह गया। मैं शिवराज सिंह चौहान के ऊपर, सर हम स्टेट असेंबली इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जनरल इलेक्शन में भी थोड़ा वक्त है, हम उस पर भी बात करेंगे। का चुनाव है इसलिए अभी तक मैं शिवराज के ऊपर था। अरे अभी शिवराज सिंह के ऊपर, सर जवाब दे रहे हैं सर सुरेंद्र जी, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। तो इनका नेतृत्व कमजोर हो गया है। हालत ये है कि ये इनके कार्यकर्ता खुद में शर्मिंदा महसूस करते हैं कि हम राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चल रही है। तो मुझे उस पर नहीं जाना, मैं शिवराज सिंह चौहान की बात करूंगा। देखिए शिवराज सिंह चौहान जी की जो सेंसिटिविटी, ये फिर से गलत बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, ठीक है, चोरों के अंडर में मेरा उनके साथ महसूस करते हैं, मेरा उनके साथ वास्ता एक इशू पर पड़ा जब मध्य प्रदेश के अंदर सर मुझे क्लोज करना जल्दी से आपसे चाहूंगा, प्याज वाले मामले में जो है वहां पर उन्होंने जो एकदम निर्णय लिया कि किसानों का प्याज हम खरीदेंगे, और जिस तरह से उन्होंने हमारे साथ खुद दिल्ली आकर कोऑर्डिनेट किया, 500 मीट्रिक टन प्याज हमने प्रतिदिन यहाँ पर बेचा, और मध्य प्रदेश से मैं समझता हूं अच्छी बात है, बड़ा अभियान यही बात है। ठीक है सर, आप मैं आ नहीं पाऊंगा सर, मुझे बिल्कुल भी वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र जी मैं रिएक्शन चाह रहा था लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। आप सभी मेहमान साथ जुड़े और बातचीत में शामिल, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए दो चश्मे होते हैं सीधे तौर पर, अगर जब पार्टियां इलेक्शन में जाती हैं, एक अपोजिशन का अपना चश्मा होता है, एक सरकार का अपना चश्मा। असल में
आवाम का चश्मा क्या है, शायद ये पार्टियां उतना नहीं समझ पाती और फिर रिजल्ट उनके हिसाब से नहीं आता। देखना होगा कि मध्य प्रदेश में क्या तस्वीर बनती है इलेक्शन के रिजल्ट में। आज स्पेशल एट 4 में बस इतना ही। जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद।